देश की के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 27.71 लाख करोड़ यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी आज वह नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्यपद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया है। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे न कोय तुलसी प्रजा सुभाए से भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य की इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है। एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या मॉनिटरिंग हो रही थी,
और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। यह अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है, और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा महोदय और नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी है। प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं
प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिकाएं, उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है। और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से इसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी की दर 17 से 19% तक थी और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो ये लगातार घटी है। खासतौर पर आज 23-24 में बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में 3.4% है और मैं आऊंगा इस पे भी चर्चा करने के लिए भी। अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों में इसकी देखेंगे तो यह अलग अलग राज्यों में इसकी दर अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में 6.7%, केरल में 7%, पंजाब में 6.1%, हिमाचल में 4.3% है। और अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए आयोजन समारोह पे खर्च कर डाले थे। यह समाजवादी पार्टी का यह पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें।
हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो यह हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है।